नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है यूपीएससी अर्थात यूपीएससी की तैयारी आप करें मात्र 11 रुपए में। यूपीएससी ही नहीं, यूपीएससी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आप पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मात्र 11 रुपए ही पे करना होगा। साथियों, आप सोचिए कितनी कम फीस में पूरे भारत में कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा होगा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इतने कम फीस में या इतने कम रुपए में आपका बर्गर भी नहीं आता है। बस आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आप अपने सपनों को साकार करें तो आप हमारा साथ दीजिए। निश्चित तौर पर आपके लक्ष्य तक मैं पहुंचाऊंगा आप सभी लोगों को। बस आप सभी लोगों को लगातार हमारे साथ मेहनत करना है और जितना हो सके उतना जी तोड़ मेहनत करना है और बिल्कुल भी एक तरह से हमें पीछे हटना नहीं है। मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा जो वाकई में चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो एक बार वे डिसीजन ले लें नया साल पर, और उसके बाद पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए उनके मन में। एक तरह से यानी कि उनके मन में ऐसा कोई सवाल ना उठे कि नहीं, छोड़ देते हैं, ये मुझसे नहीं होगा। एक बार डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेने के बाद एक बार पैर को आगे बढ़ाइए और फिर पीछे मत हटिए। निश्चित तौर पर जरूर आपको सफलता मिलेगी। साथियों, देखिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की बात करते हैं साथियों, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई वही छात्र कर सकता है जो छात्र सही स्ट्रेटजी के साथ चलेगा, अर्थात सही रणनीति के साथ चलेगा और सही कंटेंट को पढ़ेगा। वही छात्र इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। अदरवाइज ये मान के चलिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना किसके बराबर हो जाता है? एक तरह से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बराबर हो जाता है साथियों। क्योंकि इस एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सही कंटेंट और रेगुलरिटी और सही रणनीति के साथ ही कोई छात्र इस एग्जाम को निकाल पाता है, अदरवाइज कोई नहीं निकाल पाता है साथियों। क्योंकि आप जानते हैं, मात्र 1000 या 900 वैकेंसी निकलती है और लगभग 5 से लेकर 7 लाख तक छात्रों की बात करते हैं जो कि एक तरह से इस फॉर्म को भरते हैं। साथियों, आज के विषय में अगर आप देखेंगे तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं उन सारे ट्रिक्स के बारे में कि कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करें और कैसे सारी चीजों को हम आगे बढ़ाएं साथियों। और साथ ही साथ जैसे क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या कैसे रिवीजन करना है, कितना कट ऑफ जाते हैं, कैसे नोट्स बनाना है साथियों। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि 11 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ना है और टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप का टेलीग्राम चैनल पर आपको क्यूआर स्कैनर भेजा जाएगा किसका, पेमेंट का, जैसे कि गूगल पे या फोन पे की बात करते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद आपको किस पर जोड़ दिया जाएगा साथियों, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा और वहीं पर आपकी सारी पीडीएफ और सारी क्लासेज वगैरह आपको दी जाएंगी। चलिए देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, इस एग्जाम के पैटर्न को हमें समझना जरूरी है। अगर हमने इस एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया तो निश्चित तौर पर हमारे लिए ये एग्जाम बहुत आसान हो जाता है साथियों। जैसा कि बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, इस एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात यह है या पैटर्न है साथियों कि इसमें 3 एक तरह से एग्जाम होते हैं और वो तीनों एग्जाम अगर आप देखते हैं तो इसमें इसका यह एग्जाम जो है 3 स्टेज में होता है साथियों। जैसा कि बात करते हैं, एक मिनट साथियों, जैसा कि बात करते हैं साथियों, सबसे पहली बात करते हैं पीटी अर्थात प्रीलिम्स की बात की जाती है और दूसरी बात करते हैं साथियों मेंस की बात करते हैं। तो दूसरा स्टेज होता है इस एग्जाम का मेंस साथियों। और तीसरे स्टेज की बात करते हैं तो इंटरव्यू होता है साथियों। तो तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में कि पीटी में पीटी में कितने पेपर होते हैं और साथ ही साथ कितनी कट ऑफ जाती है साथियों। और इसके बारे में आइए समझते हैं, फिर उसके बाद मेंस के बारे में, फिर इंटरव्यू के बारे में समझेंगे, फिर सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। देखिए, जैसा कि बात करते हैं पीटी की बात करते हैं अर्थात प्रीलिम्स की बात करते हैं साथियों। तो प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में यदि आप देखेंगे तो 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं साथियों? तो इसके 2 पेपर होते हैं। एक तो पहली बात करते हैं जीएस पेपर 1 होता है,
जिसे जनरल स्टडीज की बात करते हैं, अर्थात सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। तो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होता है साथियों। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 200 मार्क्स होते हैं साथियों, और 200 घंटे आपको मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 की बात करते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है साथियों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा पेपर कौन सा होता है, जनरल स्टडीज 2 की बात करते हैं, अर्थात जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, जिसे सीसैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सीसैट की बात करते हैं तो सीसैट भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है साथियों। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं साथियों। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये भी 200 पूर्णांक का होता है और इसे भी 2 घंटे का समय मिलता है और उतना ही निगेटिव मार्किंग इसमें भी होता है साथियों। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक आप सीसैट को क्वालिफाई नहीं करेंगे, अर्थात अगर आपके सीसैट में 1/3 नंबर नहीं है, अर्थात ऐसे कह सकते हैं 33% आपको पास करना जरूरी होता है। अगर आपने 33% अंक नहीं लाया हुआ है सीसैट में तो मान के चलिए आपका जीएस पेपर 1 जो है साथियों वो चेक नहीं होगा। तो इसलिए सीसैट में 33% क्वेश्चन लाना जरूरी, 33% एक तरह से पास करना जरूरी होता है। अर्थात देखिए 33% जो अंक आपके आएंगे, लगभग आपको क्या करना है, 27 से 28 क्वेश्चन, अर्थात 80 में से 27 से 28 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप सीसैट पास कर लेंगे। और सीसैट पास होने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जीएस का जो जीएस पेपर है साथियों वो चेक होगा और इसी के बेस पर अगर आप देखेंगे तो आपकी मेरिट बनेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि जैसा कि बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाती है। देखिए ये तो यूपीएससी 2024 का है कि जो एक तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं जो गई थी साथियों। जैसे कि जनरल की बात करते हैं, अगर आपके 90 से 95 क्वेश्चन है, 90 से 95 नंबर हैं तो ये मान के चलिए ये कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, 80 से 85 मार्क्स आपके हैं तब भी आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। अगर आप ओबीसी में है तो 85 से 90 की बात की जाती है। एससी है तो 70 से 75 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं। एसटी यदि आप है तो 65 से 70 की बात करते हैं। अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो ये मान के चलिए आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। देखिए ये तो बहुत कम है, मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर अगर जनरल है आप तो लगभग 100 या 110 मतलब नंबर तो आने ही चाहिए। अर्थात ये कह सकते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन में से अगर आपने क्या किया 55-60 क्वेश्चन को सही कर लिया, ये तो ये मान के चलिए आपने क्या किया, प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया। ज्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन में मात्र आपको जनरल कैटेगरी के आप हैं तो 50 से देखा जाए तो 55 से 60 क्वेश्चन आपको सही करने हैं साथियों। ठीक है, जो मैं बताता हूं हाईएस्ट की बात मैं कर रहा हूं कि अगर हाईएस्ट जाती है तो इतना ही जाएगी। दूसरी बात करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो ये मान के चलिए कि आपको 50 से 55 क्वेश्चन सही करने हैं। इससे अगर आप देखेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप देखते हैं एक तरह से क्वेश्चन की बात मैं बता रहा हूं, अगर आप देखते हैं साथियों एससी है ओबीसी की बात करते हैं तो इसके लिए भी इतना ही होना चाहिए, 50 से 55 क्वेश्चन ही सही होने चाहिए। अगर आप देखते हैं तो एससी में यदि आप हैं तो ये मान के चलिए कम से कम आपको 45 से 50 की बात करते हैं, इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए। 45 से 50 की बात करते हैं, ये हाईएस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और यदि आप देखते हैं तो एसटी कैटेगरी में है साथियों तो ज्यादा नहीं, मान के चलिए 40 और 45 के रेशियो यदि आपके हैं तो ये मान के चलिए इतने क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं तो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। देखिए मैं आपको वो बता रहा हूं जिसके लिए आपको मेहनत करना है ज्यादा। देखिए कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं अरे इतनी कम कट ऑफ जाती है, मात्र 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, और हम ये समझकर क्या होता है कि थोड़ा कम पढ़ते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है हमारा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा जब आप पढ़ाई करें तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के बारे में सोचें, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं या जो एक तरह से हमारे साथ पढ़ने वाले छात्र होते हैं
कई बार वे हमें क्या करते रहते हैं, ये बताते रहते हैं अरे प्रीलिम से ही तो है, इसका मार्क्स तो जुड़ेगा नहीं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम इसको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं और हमारा प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हो पाता है, तो फिर हम मेंस कहां से लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे छात्रों के साथ हुआ है, ऐसे तो मेरे साथ भी हुआ है कई बार। बहुत सारे छात्रों की बात करते हैं, बहुत सारे टीचरों की बात करते हैं, उन्होंने कहा अरे प्रीलिम्स है, प्रीलिम तो बड़ा आसानी से हो जाता है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी मेहनत मेंस में लगाओ। अब ये देखिए, पहला स्टेज तो हमने कभी क्वालिफाई किया नहीं, दूसरे स्टेज पर हमें खूब मेहनत करवाया जा रहा है, तो समझ लीजिए ये ऐसी पढ़ाई व्यर्थ है। मैं मानता हूं कि चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, पूरी ताकत के साथ तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल भी एक तरह से उसमें कहीं न कहीं बिल्कुल भी हमें एक तरह से कोताही नहीं बरतनी चाहिए, मैं ये मानता हूं साथियों। देखिए, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तभी आपका एक तरह से आप जानते हैं कि आप मेंस लिख पाएंगे। तो चलिए आइए अब हम मेंस के पैटर्न को समझ लेते हैं कि मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं, ये जान लेते हैं, ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है साथियों, ठीक है। चलिए आइए अब हम मेंस के पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए, मेंस की बात करते हैं साथियों, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो एक पेपर 1 होता है साथियों, जो कि हिंदी लैंग्वेज जैसे कि जो कि कंपलसरी एक इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। अच्छा, इंडियन लैंग्वेज का मतलब हो जाता है, जैसे कि अगर आप देखते हैं तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, जैसे हिंदी की बात करते हैं, और जो अदर स्टेट है साथियों, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इनकी भी अपनी भाषा है। तो ये सब क्या है, इंडियन लैंग्वेज है साथियों, और हम सभी लोग उत्तर भारत से हैं, तो इसलिए हमें हिंदी आती है, तो हमें हिंदी का पेपर 1 देना पड़ता है, ठीक है। मेंस में देखिए, सबसे पहले समझिएगा, मेंस में हमें क्या करना पड़ता है, एक हिंदी का पेपर देना पड़ता है। दूसरा हमारा कंपलसरी पेपर होता है साथियों, अंग्रेजी का होता है, ये सभी के लिए होता है, ठीक है, ये सभी के लिए होता है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने घंटे का आपको समय मिलेगा, तो 3 घंटे का समय मिलेगा साथियों, और इसमें भी यदि आप देखेंगे तो आपको 3 घंटे का ही समय मिलेगा। कुल मिलाकर मेंस के सारे अगर आप देखेंगे तो पेपर में 3 घंटे का समय मिलेगा। ये कितने मार्क्स का होता है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, ए वाला 300 मार्क्स का होता है, और ए भी 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। अच्छा, इसको समझिएगा, इसकी विशेषता क्या है। देखिए, अगर आप देखते हैं तो जो आपके अंग्रेजी और हिंदी है, अंग्रेजी और हिंदी की बात करते हैं, ये दोनों भाषा के पेपर हैं, ये दोनों ही क्वालिफाइंग पेपर हैं। कौन सा पेपर हैं, क्वालिफाइंग पेपर है साथियों, तो इसे क्वालिफाई करना जरूरी है साथियों। जैसा कि बात करते हैं, कम से कम 25% आपको एक तरह से अंक लाने हैं, अर्थात कह सकते हैं 75 अंक लाने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 300 में से आपको 75 अंक लाने हैं। अगर आपके 75 अंक आते हैं तभी आप मान के चलिए जो अदर मेंस के एक तरह से पेपर हैं, यानी कि जो अदर जीएस के पेपर है साथियों, तभी वे चेक होंगे। अब ऐसे समझिएगा, देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स में आप जानते हैं कि प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर 1 है वो तभी चेक होगा जब आपका सीसेट एक तरह से सही रहेगा, यानी कि सीसेट आपने पास कर लिया तभी आपका जीएस पेपर चेक होगा साथियों। जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो मेंस के जो पेपर हैं साथियों, वो तभी चेक होंगे, मेंस के पेपर तभी चेक होंगे साथियों, जब आपके पेपर ए और पेपर बी की बात करते हैं, ये दोनों पेपर पास होंगे, तभी एक तरह से अगर आप देखते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, जीएस के तभी आप एक तरह से तभी मान के चलिए आपके जीएस के पेपर चेक होंगे जो अदर होंगे साथियों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं, एक तो हिंदी की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं अंग्रेजी की बात करते हैं। इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो 75 अंक इसमें लाने होते हैं, और इसमें यदि आप देखेंगे तो 75 अंक इसमें लाने होते हैं। अगर आपने दोनों में 75 अंक ला लिया, तब ये मान के चलिए आपका ये दोनों पेपर जो है क्वालिफाई हो गया साथियों, और उसके बाद ही आपके अदर पेपर चेक होंगे। आप फिर से समझिएगा, अब पेपर 1 की बात करते हैं साथियों, जो कि ऐसे का होगा साथियों, और 3 घंटे का समय होगा, और कितना पूर्णांक होगा साथियों, तो 250 पूर्णांक होगा। फिर उसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं। अब पेपर 2 में अगर आप देखते हैं तो जैसे जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस के कितने पेपर होते हैं, तो जीएस के 4 पेपर होते हैं साथियों। जैसा कि बात करते हैं जीएस पेपर 1 की बात की जाती है साथियों, ये भी 3 घंटे का समय होता है, और ये भी 250 मार्क्स का होता है साथियों। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर जीएस का दूसरा पेपर होता है साथियों,
और जीएस का जो दूसरा पेपर होता है वो भी 3 घंटे का होता है और 250 पूर्णांक होता है। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो जीएस का तीसरा पेपर होता है, 3 घंटे का होता है और 250 मार्क्स होता है साथियों। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जीएस का चौथा पेपर होता है साथियों, और वो भी 3 घंटे का होता है और वो भी 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल के, देखिए अब ऐसे समझिएगा, फिर से इसको समझ लीजिए, मेंस की चीजों को, मेंस के सब्जेक्ट को, मेंस के पेपर को समझ लीजिए। अगर आपने सही से नहीं समझा तो समझ लीजिए तैयारी करना व्यर्थ है साथियों। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूं, 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं कंपलसरी? 2 पेपर कंपलसरी होते हैं जिन्हें पास करना जरूरी है, ठीक है। एक तो हिंदी का पेपर होता है, दूसरा अंग्रेजी का पेपर होता है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जब एक आपके कंपलसरी जो पेपर है इसमें अगर जो मिनिमम अंक माना गया है, मांगा गया है, अगर आपने पास कर लिया तभी आपके जीएस के पेपर अदर वाले चेक होंगे, ठीक है। 2 पेपर ए हो गया। फिर उसके बाद एसे की बात करते हैं, एसे के 3 पेपर हो गया। फिर जीएस के 4 पेपर होते हैं। जीएस के कितने पेपर होते हैं? 4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे 1 2 3 4, 4 ए हो गए साथियों, और 3 इधर के, ध्यान रखिएगा। ये देखिए 1 2 3, 4 3 7 हो गए, ठीक है। 7 पेपर इधर के हो गए। अब 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं साथियों। तो 7 2 9 की बात करते हैं, ठीक है। 7 2 9 की बात करते हैं। अच्छा, ऑप्शनल की बात करते हैं तो ऑप्शनल जो भी आपका होना चाहिए, देखिए अब ऑप्शनल कैसे चूज करें इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग की टोटल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो मेंस में कितने क्वेश्चन होते, मेंस में कितने पेपर होते हैं साथियों? तो 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं मेंस में? तो 9 पेपर होते हैं। बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता, वे 9 पेपर मैं गिना देता हूं। देखिए 1 पेपर, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। ये 9 पेपर आपके मेंस में होते हैं यूपीएससी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे साथियों तब आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा साथियों। तो तीसरा स्टेज कौन सा होता है? इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का होता है और ये कितने मार्क्स का होता है? 275 मार्क्स का होता है। देखिए बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि इंटरव्यू में हमें ज्यादा समय देना पड़ता है। नहीं, ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट ही इंटरव्यू होता है किसी का, क्योंकि उससे ज्यादा कोई व्यक्ति टिक उक नहीं पाता है और उतने में ही वो अच्छा मार्क्स ला लेता है साथियों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टोटल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो इंटरव्यू को भी अगर आप जोड़ देते हैं तो 10 पेपर हो जाते हैं, और अगर आप प्रीलिम्स के 2 और जोड़ देते हैं साथियों तो 10 2 12 पेपर टोटल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की बात करते हैं साथियों तो टोटल मिलाकर कितने पेपर होते हैं साथियों? तो 12 पेपर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप बोले किसी से कि कई बार क्या होता है कि लोग आपसे पूछ लेते हैं कि भाई ये बता दीजिए यूपीएससी में आखिर पेपर कितने होते हैं। कोई अगर आपसे पूछ लेता है तो कम से कम आप बता सकें, ये बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा है तैयारी तो करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कितने पेपर होते हैं और कौन कौन से पेपर होते हैं। आगे चलकर मैं ये भी बताऊंगा कि जीएस के पेपर 1 में कौन कौन से विषय आते हैं। ये विषय भी याद रखना होता है, ये विषय भी याद रखना होता है कि जीएस के पेपर 1 में कौन कौन से विषय आते हैं और जीएस के पेपर 2 में कौन कौन से विषय आते हैं, 3 में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं साथियों। तो टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो 2025 की बात करते हैं तो टोटल इतने मार्क्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कम से कम ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए साथियों, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को पूरा टोटल मिलाकर सारे पेपर को दिखा देता हूं कि कौन कौन से आपके पेपर होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक पेपर ए हो गया, दूसरा पेपर ए हो गया, 2 हो गए। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 2 के बाद अगर आप देखते हैं तो ए हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। और उसके बाद यदि आप देखते हैं तो ये है 12वां की बात करते हैं साथियों 12 पेपर यूपीएससी के एग्जाम में होते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, कई बार बहुत सारे छात्रों को इसके बारे में भी नहीं पता होता। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें अपनी तैयारी को प्रारंभ करना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप क्या करें, एग्जाम के पैटर्न को समझें। अगर आपने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया तो मान के चलिए 10%
10% आपकी तैयारी हो गई साथियों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बिना कुछ जाने बस तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि एक तरह से हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछा जाएगा, तो हम उन्हीं विषयों को पढ़ते रहते हैं। मैं सभी छात्रों से हमेशा यही कहता हूं कि तैयारी शुरू करने से पहले 10 दिन 15 दिन आप समय लीजिए। जैसे अब अगर आप 1 तारीख से 2 तारीख से शुरुआत करना चाहते हैं, ये 10 दिन आपके पास खूब समय है। खूब आप पहले से अच्छे तरीके से चीजों को समझें, उसके बाद अपनी तैयारी को प्रारंभ करें साथियों। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे एग्जाम की शुरुआत करना है और कैसे आप पहले प्रयास में ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली शुरुआत आपकी तैयारी की होनी चाहिए साथियों, यूपीएससी की ओएनसीईआरटी से होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो एक तरह से एनसीईआरटी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि एक तरह से बिना एनसीईआरटी के भी हमारा एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे टीचर मार्केट में हैं जो एक अफवाह फैलाते हैं कि देखो भैया एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा कि एनसीईआरटी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं और इससे ही आपका काम हो जाएगा। नहीं, मैं कभी भी किसी भी छात्र को सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैंने तैयारी प्रारंभ किया था तो मैंने भी वही किया था साथियों, और बाद में मुझे एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ा साथियों। क्योंकि एनसीईआरटी में इतने बेसिक कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो हम नहीं कर पाते हैं, और जो क्या होता है कि कई बार हमें समझ में नहीं आता है एडवांस बुक में। क्योंकि एडवांस बुक में क्या होता है, सारी चीजें बिल्कुल एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से लिखी होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप देखते हैं तो हर चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपनी तैयारी को जब आप प्रारंभ करें तो एनसीईआरटी से शुरू करें। और मैं तो कहूंगा कि एक तरह से एनसीईआरटी कैसे पढ़ें मैं आप लोगों को थोड़ा से बताऊंगा या बता देता हूं। देखिए, एनसीईआरटी आप ऐसे पढ़ें, जैसे आप क्या करें कि जैसे सिविक्स यानी कि जैसे पॉलिटी 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करिए 6 के पढ़िए, फिर 7 के, फिर 8 के, मतलब सीक्वेंस वाइज आप क्या करिए, पहले 12 तक आप क्या करिए एनसीईआरटी को कवर करिए 6 से लेकर 12 तक। उसके बाद पहली रीडिंग हो गई, दूसरी रीडिंग फिर करिए, और तीसरी रीडिंग फिर करिए, और चौथी रीडिंग में आप उठा लीजिए क्या, एक एडवांस बुक और एनसीईआरटी को आप रिवीजन के तौर पर डाल दीजिए। और फिर देखिए, अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार हो जाएगी। और आपसे कभी कोई कहता है कि भैया इसके बारे में बताइए, तो आप बिना हेजिटेशन के बताएंगे साथियों। ठीक है, तो जैसे आप क्या करें, हर विषय की एनसीईआरटी लगभग बनी है, तो जब आप क्या करें, जैसे पॉलिटी आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले पॉलिटी की एनसीईआरटी को आप 3 से 4 बार पढ़ें, फिर उसकी एडवांस बुक को पढ़ें। फिर अगर आप देखते हैं तो आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को आप कंप्लीट करें। इकोनॉमी आप तैयार करना चाहते हैं तो उसकी एनसीईआरटी कवर करें। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, इस सारी एनसीईआरटी वगैरह कवर करते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को लेकर चलते हैं, फिर ये मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी साथियों, और कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं नोट्स बनाएं। मैं तो कहूंगा कि नोट्स पहले आप क्या करें, एनसीईआरटी के ही नोट्स बना डालें। जितना हो सके उतना आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। देखिए, तुरंत नोट्स मत बनाइए। पहली रीडिंग में तो मैं कभी नहीं कहता हूं कि पहली रीडिंग से आप नोट्स बनाना शुरू करिए, नहीं, आप दूसरी और तीसरी रीडिंग से आप क्या करिए, नोट्स बनाइए। अगर आप दूसरी तीसरी से बनाएंगे तो ये मान के चलिए आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा। अगर आप पहली रीडिंग से शुरुआत करते हैं तो आपकी नोट्स नहीं किताब बन जाएगी, क्योंकि हर चीजें आपको लगेगा भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे एनसीईआरटी के जो चैप्टर होते हैं वो कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखते हैं तो उसमें एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें अगर आप देखते हैं तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ऐसे प्रश्न होते हैं साथियों, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आंसर राइटिंग है साथियों वो इंप्रूव होगी। बहुत सारे छात्र कहते हैं भैया मैं कैसे एक तरह से मेंस आंसर राइटिंग शुरुआत करूं। नहीं, देखिए, उन्हें तभी उनकी मेंस की आंसर राइटिंग अच्छी होगी जब वे एनसीईआरटी से अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे और उसके पीछे दिए गए प्रश्नों को वे सॉल्व करेंगे। तब उनकी मेंस की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद समय सारणी अर्थात टाइम टेबल बनाएं। देखिए, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, बिना टाइम टेबल बनाए पढ़ते हैं। देखिए,
टाइम टेबल जब स्टार्टिंग में आप बनाए तो बहुत लचीला बनाएं, जितना हो सके उतना लचीला बनाएं, और धीरे धीरे आप क्या करें, अपने टाइम को एक तरह से कह सकते हैं कि जटिल आप बनाएं। पहले तो जितना हो सके उतना लचीला बनाएं, फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करें साथियों। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो जीएस के पेपर होते हैं और जो ऑप्शनल पेपर होता है, इसका संतुलन जरूर बनाए रखें। बहुत सारे छात्रों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वे या तो ऑप्शनल में ही पूरा दिल लगा देते हैं या पूरा जी जान लगा देते हैं, या तो जीएस में जी जान लगा देते हैं। नहीं, आप ऑप्शनल को भी लेकर चलें, आप जीएस को भी अच्छे से लेकर चलें साथियों, ठीक है। वीकली टेस्ट, तो देखो एक तो वीकली टेस्ट तो आपका होना ही चाहिए साथियों, क्योंकि ये जरूरी है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे चैप्टर कंप्लीट करें वैसे आप क्या करें साथियों, एक तरह से वैसे ही आप क्या करें, टेस्ट जरूर करें। उसके बाद करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ना जरूरी है, और करंट अफेयर्स के रिसोर्सेस मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं है, ये अभी नहीं बताऊंगा, इसके लिए अलग वीडियो। और डेली की आप क्या करें, अंग्रेजी के समाचार पत्र को जरूर पढ़ें, अर्थात द हिंदू आप अपने घर पर मंगवाएं, या आप क्या करें, एक तरह से बहुत सारे वेबसाइट्स हैं उस पे जाकर आप क्या करें, एक तरह से इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ें। इंग्लिश इसलिए पढ़ना जरूरी है साथियों, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरव्यू भले हिंदी में आपका होता रहता है, लेकिन कुछ इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है और वे इंग्लिश में कई बार प्रश्न कर लेते हैं, इसलिए इंग्लिश को भी आप पढ़ें। बहुत देखिए, एक तो सबसे बड़ी गलती ये हो रही है आज, जो हिंदी माध्यम छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वे क्या करते हैं, केवल हिंदी पर ही फोकस करते हैं, वे अंग्रेजी को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको क्या करना है, अंग्रेजी को भी पढ़ते चलना है, क्योंकि आप सोचिए एक बार, अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में ही आपका एक तरह से आपकी ड्यूटी लगे, या हो सकता है कि कई बार मीटिंग में क्या होता है, इंग्लिश में भी बोलना पड़ता है। कई बार कोई विदेशी आ गया या कोई वैसे पर्सन आ गया जिसे इंग्लिश हिंदी नहीं आती है, तो फिर क्या होता है कि इंग्लिश अगर आपको नहीं आती रहेगी तो समझ लीजिए वहां पर फिर सब बेकार हो जाएगा। वैसे तो जब आपकी ट्रेनिंग होती है तब इंग्लिश वगैरह सब आपकी इंप्रूव हो जाती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, लेकिन मैं कहूंगा कि पहले से जितना हो सके उतना सब कुछ लेकर चलिए। और साथ ही साथ मोटिवेशन की किताबें भी पढ़ें साथियों, और कोशिश करें कि सफल लोगों को ही देखें, कोशिश करें सफल लोगों को ही देखें, और असफल अगर देखना है तो उन लोगों को देखिए कि आखिर वे कैसे और किस कारण से एक तरह से असफल हुए हैं, और आप वो गलती ना दोहराएं। अगर आप वो गलती नहीं दोहराते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में सब सदाबहार रहेगा साथियों। और खुद पर विश्वास बनाए रखें, बिल्कुल भी दूसरे के कहने पर कि भैया देखो हम मेंस क्वालिफाई करके बैठे हैं, हम इंटरव्यू 4 बार दे चुके, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा, आप इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहें। बोलिए भैया कोई बात नहीं है, हमें अपना करने दीजिए, हम भी एक बार प्रयास करना चाहते हैं, क्या जाता है, तो एक बार आप भी प्रयास करें, ऐसा आप कहें। फिर उसके बाद बात आती है रिवीजन की, तो रिवीजन को लेकर मैं कुछ बातें बता देता हूं। देखिए बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, बस पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार खूब पढ़ते हैं, लेकिन वे भूलते जाते हैं, फिर रिवीजन नहीं करते हैं। देखिए रिवीजन करने का तरीका क्या है, जैसे कि बात करते हैं, आप क्या करें, जब भी कोई चीजें पढ़ें उसको 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज करें साथियों। फिर उसके बाद आप क्या करें, वीकली सिस्टम बना लें कि आपको क्या करना है साथियों, जैसे मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ें, और 2 दिन आप क्या करें, रिवीजन करें। अच्छा, रिवीजन का एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, बहुत सारे छात्र ये भी गलती करते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या किया, पॉलिटी पढ़ा, और पॉलिटी पढ़ने के बाद वे खत्म कर चुके हैं, 2 से 3 बार 4 बार वे रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा विषय उठाते हैं, जैसे ज्योग्राफी विषय उठा लिया उन्होंने। अब क्या हुआ कि वे ज्योग्राफी को तो तैयार कर रहे हैं, अब समझिएगा, अब ज्योग्राफी को तो तैयार कर रहे हैं और ज्योग्राफी उनका बढ़िया होते जा रहा है, लेकिन वे पॉलिटी को बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। किसी भी विषय को आप छोड़े ना, आप हर एक विषय को साथ ले चलें। कैसे ले चलना है, आप क्या करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए रिवीजन वाला, आप रिवीजन वाला टाइम टेबल बनाइए, और उसके बाद आप क्या करिए कि एक तरह से सब्जेक्ट लिखिए, और सब्जेक्ट के बाद डे डिसाइड कर लीजिए कि आपको कब कब एक तरह से किस विषय को रिवीजन करना है, जितने विषय को आपने कंप्लीट कर लिया। देखिए जो नए विषय को आप ले चल रहे हैं
वो तो आप लेकर ही चलिए, लेकिन साथ ही साथ पुराने विषय को भी आप रिवीजन करते चलिए, ताकि पुरानी वाली चीजें जो आपने पूरी मेहनत किया हुआ है वो बेकार ना जाए साथियों। तो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम साथियों। ये रिवीजन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल भी एक तरह से इसे नजरअंदाज ना करें, और ध्यान रखें आप लोगों को क्या करना है कि एक तरह से जो पहली वाली चीजें आपने पढ़ा हुआ है उसको आपको स्किप नहीं करना है, अर्थात उसे नहीं छोड़ना है। जब आप नई चीजों को पढ़े तो उसको पूरी प्रायोरिटी तो दे दें साथ साथ, लेकिन क्या हो कि आप दिन डिसाइड कर लीजिए कि हर संडे मुझे पॉलिटी को रिवीजन करना है, क्योंकि मैंने पॉलिटी एक तरह से कंप्लीट कर लिया है। हर संडे, मैं तो कहता हूं पूरे वीक में आप 4 दिन रिवीजन का सिस्टम बना लीजिए कि नया वाला मत पढ़िए। देखो संडे को नया वाला मत पढ़िए, या 2 दिन डिसाइड कर लीजिए, शनिवार संडे डिसाइड कर लीजिए, मात्र 5 डेज आप पढ़िए, ठीक है। नया वाला 5 डेज पढ़िए, 2 दिन रिवीजन का बना लीजिए। आप क्या करिए कि शनिवार संडे क्या करिए कि केवल रिवीजन करिए जितना पहले पढ़ा हुआ है जिस विषय को, और उसको एक तरह से डिवाइड करके देखिए। एक ही दिन में मत कोशिश करिए कि एक ही संडे में आप क्या करें, पूरे उस विषय को कंप्लीट कर डालें, नहीं। आपके पास 4 संडे हैं, और 4 संडे में आप क्या करिए, या 4 सैटरडे है, आप उसे 4 यूनिट में डिवाइड कर लीजिए, और उसके बाद आप चारों यूनिट को अपने हिसाब से डिवाइड करके आप उसको रिवीजन करिए। और इसी तरह से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे आप करते चलेंगे तो साथियों आपका वो जो आपने पढ़ा हुआ है वो चीजें स्किप नहीं होगी, या वो चीजें आप भूलेंगे नहीं, और फिर नया जो पढ़ेंगे वो भी आपका तैयार होता जाएगा, पुराना भी आपका तैयार होता रहेगा, और फिर आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन बड़े आसानी से हो जाएगा। अच्छा, जो टॉपर होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि जो टॉपर होते हैं साथियों वे क्यों नहीं बताते हैं अपनी सही बातें, क्योंकि टॉपर की सबसे बड़ी बात ये होती है साथियों कि वे फिर बाद में क्या करते हैं, वे सोचते हैं कि छोड़ो मेरा कोई जो एक तरह से विरोधी होगा वो भी जान जाएगा, और जिसके वजह से उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो यही बात टॉपर नहीं बताते हैं साथियों, यही बात टॉपर नहीं बताते हैं कि रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि रिवीजन करना ही मेन है साथियों। ये लोग ऐसे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ये रिवीजन करने से ही सिलेक्ट हुए हैं। इनके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि इतना दिमाग नहीं है कि ये पूरा रोबोट है, या एक तरह से स्वामी विवेकानंद है कि एक बार पढ़ेंगे और सब इन्हें याद रहेगा साथियों, ठीक है। तो आप ऐसी चीजें ना करें जिससे आपका एग्जाम प्रभावित हो, और ऐसा आप ना करें, ऐसा एक तरह से इस तरह से तैयारी ना करें जिससे तैयारी ही ना हो, हर साल आपको लगे कि इस साल छोड़ो अगले साल मुझे पेपर देना है। अब बुक की बात करते हैं, बुक परचेज करने में जल्दबाजी ना करें। आप पहले क्या करें, सारे एक तरह से हर एक विषय के बुक्स को आप समझें, और उसके बाद समझने के बाद ही क्या करें, उस बुक्स को परचेज करें। आप 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, कई बार क्या होता है हमारा मन करता है भैया आज ही हम खरीद लेते हैं, नहीं तो कल फिर क्या हो जाएगा कि हमारा समय चला जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, खरीदने में, आप बुक को खरीदने में 3 दिन समय लगाइए, 4 दिन समय लगाइए। हर एक विषय के बुक को आप क्या करिए साथियों कि पहले एक तरह से अगर आप देखेंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगा जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए सभी जानते हैं एम लक्ष्मीकांत सर की किताब को खरीदना है, फिर भी आप जल्दबाजी ना करें। आप पहले पॉलिटी के अलग अलग एक तरह से यूट्यूब चैनल पर या अलग अलग रिसोर्सेज पर आप जाएं, पॉलिटी के एक तरह से चीजों को देखें, और उसके बाद जो बुक आपको पढ़ने में सरल लगे और आपको समझ में आए, और साथ ही साथ जो एक तरह से जो एक्सपर्ट हैं वो सुझाव दे रहे हो कि हाँ यही बुक अच्छी है, फिर उसके बाद उस बुक को परचेज करें। हर विषय की केवल एक बुक होनी चाहिए, एक एनसीईआरटी होनी चाहिए, और उसके अलावा तीसरी कोई बुक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि आप ज्यादा बुक परचेज करने के बजाय आप क्या करें कि एक तरह से शिवांश जी नमस्कार, ज्यादा बुक परचेज करने के बाद ज्यादा बुक परचेज ना करें, और ज्यादा बुक परचेज के करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि एक तरह से कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं, आप लिमिटेड सोर्स अपनाएं और ज्यादा पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और पूरा दिल लगा के मेहनत करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, बुक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, किस विषय की कौन सी बुक्स आपको परचेज करना है, ठीक है, किस राइटर की परचेज करना है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, मैंने आप लोगों से कहा है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि यूपीएससी जैसे एग्जाम को आप क्वालिफाई करें, तो आपको मात्र 11 रुपए में मैं आपकी तैयारी शुरू कर रहा हूं। और इस मान के चलिए, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया
तो जिसे 2025 देना है उसका पीटी कंफर्म है निकलेगा, और जिसे 2026 देना है तो उसका भी सिलेक्शन होगा साथियों, या 2027 देना है। जब भी एग्जाम देना है कोई दिक्कत नहीं है, अभी से आप अपनी तैयारी प्रारंभ कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए। ठीक है तनुजा जी, कैसे हैं आप? जी जी ठीक ठाक, मैं भी ठीक। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, ये पहल आप सभी लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप जुड़ेंगे आपके पास एक मैसेज जाएगा और उस मैसेज में लिखा होगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, और फिर उसके बाद पेमेंट आप जब कर देंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा छात्रों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि पूरे भारत में इतने कम फीस में कोई नहीं पढ़ा रहा है, और हर एक, मैं चाहता हूं कि हर एक छात्र पढ़े और हर छात्र का सपना पूरा हो। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करेंगे। और हमारा नया बैच, अर्थात कह सकते हैं हमारी क्लासेस कब से प्रारंभ होंगी, तो 5 जनवरी 2025 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और फिर निरंतर हमारी क्लासेस चलते रहेंगी, एक दिन भी हम नहीं रुकने वाले हैं। आज की बात को अब यहीं पर स्थगित करते हैं साथियों, और जाते जाते आप सभी लोग कमेंट करके जाइएगा और मुझे बताइएगा कि हाँ मेरी ये पहल कैसे लगी, और जो मैंने आप लोगों को समझाया क्या ये सारी बातें समझ में आई या नहीं। अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।